नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 30 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताना कि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, कर्नाटक में स्थित दो प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र है, ठीक है। कौन कौन, एक है कोलार स्वर्ण क्षेत्र, एक है हुट्टी स्वर्ण क्षेत्र, ठीक है। जिसमें से जान लीजिए कि कर्नाटक में भारत में एकमात्र चालू स्वर्ण की खान है। चालू स्वर्ण की खान का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि उसमें अभी भी जो है खान का उत्पादन हो रहा है उसमें से, ठीक है, सोने का। झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ये जो झारखंड भारत के खनिज संसाधनों का 40% से अधिक का हिस्सा है किसमें, झारखंड के पास, ठीक है। उसके जान लीजिए छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, किसको, छत्तीसगढ़ को, ठीक है। उसके जान लीजिए कि तेलंगाना में रामगुंडम को भारत का ऊर्जा शहर कहा जाता है, ठीक है। क्या है कि तेलंगाना में एक शहर है रामगुंडम, जिसको क्या कहा जाता है, भारत का ऊर्जा शहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या कि जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो बताना कि ये जो जोजिला सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि जो जोजिला सुरंग है ये परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि यह हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे 14.2 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है ये, ठीक है। लीजिए कि यह हिमालय में जोजिला दर्रे के बीच 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि सुरंग जो है उस श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जान लेते हैं कि एक है क्या, पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या क्या कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश उपकरण है। तो बताना कि जो ट्रैक बॉल है वो कौन सा उपकरण हो जाएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो देखिए, ये जो आपका ट्रैक बॉल है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर में एक। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। जैसे देखिए आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए लाइन पेन हो गया, फिर माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, ठीक है, जिसको OMR बोलते हैं। उसके बाद फिर एक होता है बार कोड रीडर, ठीक है। फिर उसके बाद टच स्क्रीन हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हो गया, ये सभी आपका इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर हो गया, फिर स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, हेडफोन हो गया, प्लॉटर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया। ये सभी जो आपका आता है किसमें, आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या क्या कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है। तो बताना कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्या क्या कि निम्न में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो देखिए कोठारी आयोग ये जो है भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या क्या कि चट्टान में नीचे की ओर के वलन के डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए चट्टान में नीचे की ओर के वलन के सिंक लाइन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसके रूप में, सिंक लाइन के रूप में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या क्या कि 1 किलोबाइट डैश बाइट्स के बराबर होता है। तो बताना कि 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो कितने बाइट के बराबर होता है, तो 10 से 24, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि कंप्यूटर की मेमोरी को आमतौर पर बाइट्स में मापा जाता है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि कंप्यूटर की मेमोरी जो मानव मस्तिष्क के समान ही होती है। उसके बाद जान लीजिए कि 1 किलोबाइट जो है कितना होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। फिर आधा बाइट एक नीबल के बराबर होता है, ठीक है। और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, बीट होता है, ठीक है। क्या होता है, बीट होता है। उसके बाद जान लीजिए कि बीट का मतलब क्या होता है, बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। चलिए उसके बाद जान लेते हैं कि एक नीबल में कितना होता है, एक नीबल में 4 बीट्स होता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए एक बाइट में कितना होता है, 8 बीट्स होता है। एक किलो बाइट में कितना होता है, तो आपका 1024 का बाइट्स होता है। एक मेगाबाइट में क्या होता है, तो 1024 किलो बाइट होगा, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि एक गीगाबाइट में क्या होगा, 1024 का ये होगा आपका MB हो जाएगा, ठीक है, मेगाबाइट हो जाएगा।
फिर जान लिया कि 1 टेराबाइट में क्या होगा, तो 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या क्या कि सौर कोरोना का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, तो आदित्य L1 कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहेगा, आदित्य L1, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आदित्य L1 जो है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि आदित्य L1 सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला एक अंतरिक्ष यान मिशन है। ठीक है, फिर जान लीजिए कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन भी है। उसके बाद जान लीजिए कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मार्गदर्शन की डिजाइन किया गया है और बनाया जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या क्या कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने वाले हैं, तो कहाँ पर, तो देखिए बर्मिंघम, यानी कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था कहाँ पर, तो बर्मिंघम में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, बर्मिंघम, तो इंग्लैंड देश में है। ठीक है, उसके जान लीजिए इसमें जो है कितने राष्ट्रमंडल खेल ने हिस्सा लिया था, तो कुल 72 राष्ट्रमंडल खेल ने इसमें हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या क्या कि बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है, तो किसका संबंध हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। फिर जान लीजिए कि उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि उन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदोली से जुड़े हुए थे। ठीक है, और उन्होंने गुजरात के बारदोली के किसानों को ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में संगठित किया था। फिर जान लीजिए कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपका ये 12 जून। ठीक है, 12 जून आपका 1928 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके जान लीजिए कि भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, ये कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए उसके बाद गुरु नानक के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए गुरु नानक जो है ना, ये सिख धर्म के संस्थापक थे, वो 10 सिख गुरुओं में से पहले थे वो। ठीक है, उसके बाद भगवान महावीर के बारे में जान लीजिए। देखिए भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, उसके बाद ये जो अरविंद घोष है, ये पांडिचेरी में स्थित श्री अरविंदो आश्रम के संस्थापक हैं ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या क्या कि निम्न में से कौन सा एक उप धातु है, तो बताना कि इनमें से कौन एक उप धातु है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए सिलिकॉन एक उप धातु है। ठीक है, तो सबसे पहले उप धातु होता क्या, तो देखिए वे तत्व जो धातुओं और अधातुओं के बीच के गुण को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, उसे उप धातु कहते हैं। ठीक है, उसके जान लीजिए कि उप धातुओं और अधातुओं के बीच की सीमा रेखा होता है। उसके बाद जान लीजिए कि उप धातुओं में सामान्य रूप से अधातु रासायनिक गुण के होते हैं। ठीक है, उसके जान लीजिए कि कौन कौन से उप धातु होते हैं, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुरमा, टेल्यूरमिन, पोलोनियम, ये सभी आपको उप धातु में आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या क्या कि 2012 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था तब वायसराय कौन था, तो कौन था, तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 ईस्वी से लेकर के 1916 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया तब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे उस समय। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि 1911 ईस्वी में भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, इन्हीं के काल में। ठीक है, 1911 ईस्वी में हुआ था, कब, 1911 में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या क्या कि निम्न में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एथिलीन जो होता है एक औद्योगिक कार्बनिक रसायन होता है। ठीक है, एथिलीन का सूत्र क्या होता है, वो होता क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, उसके जान लीजिए कि एथिलीन सबसे सरल एल्कीन भी होता है। ठीक है, फिर जान लीजिए कि एथिलीन का जो उपयोग है वो कृषि में फलों को पकाने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। एथिलीन के हाइड्रेट एथेनॉल भी होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या क्या कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, तो शुद्रक ने लिखी है। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि मृच्छकटिक शुद्रक द्वारा लिखित एक सांस्कृतिक नाटक है। उसके बाद जान लीजिए कि मृच्छकटिक 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, देखिए कालिदास के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। ठीक है, जो अपनी रचनाओं में कौन कौन से, कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूत हो गया, आदि के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में जान लीजिए। ठीक है, ये जो है ना एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक क्या शासन किया था। उसके बाद उनकी जीवनी जो है हर्षचरित संस्कृत कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या क्या कि निम्न में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क से आवेगों को संचारित करता है, तो कौन हो जाएगा, तो मेरुरज्जु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरुरज्जु जो है वो मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। ठीक है, फिर जान लीजिए कि मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होता है और यह सूचना प्रसरण और नियंत्रण की साइट भी होता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि मस्तिष्क का मज्जा रीढ़ की हड्डी से जुदा होता है। ठीक है,
उसके जाने देखिए हृदय, हृदय क्या होता है, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय, ठीक है। उसके हृदय जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में पंप करता है। उसके देखिए एक होता है पंजर, ये क्या होता है, तो पसली का पिंजरा जो है वो शरीर का वक्ष यानी कि जो छाती होता है भाग बनाता है ये पिंजरा। उसके वजह से देखिए मानव शरीर का जो पेशीय तंत्र गति करने में सहायता करता है, ठीक है। तो इतना कुछ याद रखिए सबसे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या क्या है कि 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2014 में गठित तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया, ठीक है। फिर जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना का गठन किया गया था। हैदराबाद जो है तेलंगाना का राजधानी बना हुआ है। उसके बाद तेलंगाना की सीमा किन किन राज्यों से लगती है जान लीजिए, जैसे कि उत्तर में महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, फिर दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और पश्चिम में कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्या क्या कि अक्टूबर 2020 तक भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो एनके सिंह हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। पहला आयोग जो है वो आपका 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके जान लीजिए कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। उसके बाद है कि यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जो है केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो कौन हो जाएगा, तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। देखिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि इस राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के लिए हस्तांतरित किए गए 10 गांवों की याद में इसका नाम दाचिगम यानी कि 10 गांव रखा गया है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि यह उद्यान 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद जान लीजिए कि यह उद्यान जो है हुंगुल या फिर कश्मीरी हिरण का पर्यावास है यहाँ पर, ठीक है। उसके जान लीजिए होता है कि पाखल पाखल वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना में स्थित एक मानव निर्मित झील है ये, ठीक है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य। उसके जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, तो आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद है बड़कम राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो आपका मेघालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना है सबसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या क्या कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, क्या क्या कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी, तो किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1991 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्या क्या कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो बोगीबील पुल, ठीक है, बोगीबील पुल, ठीक है, कौन सा बोगीबील पुल, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि इसकी लंबाई कितना है, तो 4.94 किलोमीटर है ये, ठीक है। उसके जान लीजिए कि बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद यह एक रेल सह सड़क प्रकार का पुल है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल भी है। उसके बाद जान लीजिए कि इस पुल का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2018 को किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या क्या कि 7E परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो शिक्षा से, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जान लीजिए कि इसे 2017 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र के लिए 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान के लिए इसमें शुरू किया गया था, ठीक है। और यह परियोजना जो है नीति आयोग के द्वारा कार्यान्वित किया गया है, ठीक है। देखिए S7E इसका फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या होगा, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्या क्या है कि निम्न में से किस कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता दी गई है, तो किस में दिया गया है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी घरों के व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है इसमें, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए किसी जो है वो आपका 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रवेश कर गया, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि केरल और गोवा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला भारत का पहला 2 राज्य बन गए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, क्या क्या कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, तो बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, तो किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर पहला राजवंश था, ठीक है। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर के आपका 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासन किए, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार जो कि 1192 ईस्वी में बना हुआ था, ठीक है, तो ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहा कि किस राज्य में विधान बताना कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर नहीं है, तो देखिए केरल में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखिए एक बार सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद अभी फिलहाल उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक चीज जान लीजिए कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 निर्धारित किया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहा कि निम्न में से कौन भारत के उपग्रह आचारित विरोधी प्रणाली है, तो कौन हो जाएगा, तो गगन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहा कि बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है, तो देखिए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक है क्या, सुंडा जल संधि, ठीक है, यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि एक है क्या, एक है जिब्राल्टर जल संधि, यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। उसके बाद एक है फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, यह मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये है क्या, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर की सागर, ये आपका हडसन जल संधि जोड़ता है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या कहा कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो वर्धमान हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। फिर जान लीजिए कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था, ठीक है, क्या था, वर्धमान था। उसके बाद भगवान महावीर का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि वो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उसकी मृत्यु भी हो गया था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या कहा कि अकशेरुकी में कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो सरीसृप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरीसृप क्या होता है, तो एक अकशेरुकी एक ठंडी खून वाला जानवर होता है, ठीक है, जिसकी रीढ़ की हड्डी उसमें नहीं होता है। उसके बाद वे जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि सभी जीवित जानवरों की प्रजातियों में से जो 90% है उससे ज्यादा अकशेरुकी प्राणी होता है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि अकशेरुकी प्राणी में कौन कौन सा, जैसे कि ऑर्थोपोडा में, जैसे ऑर्थोपोडा में आपका कीड़े, उसके अर्चीड, ये सब आएगा। उसके बाद मोलस्का में जैसे आपका चीटोन, घोंघा, द्विज, स्क्वीड, ऑक्टोपस ये सब आएगा, ठीक है। एनिलिडा में आपका केंचुआ, जोंक ये सब आएगा, ठीक है। निडरिया में आपका हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनिमोन, कोरल ये सब आपका आएगा निडरिया में, ठीक है। तो ये सभी जो है आपका अकशेरुकी प्राणी होते हैं, ठीक है। एक होता है सरीसृप कशेरुकी, ये क्या होता है, तो सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ सरीसृप के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद एशियाई खारे पानी का मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कहा कि 2018 में निपाह वायरस का प्रकोप कहाँ पहली बार हुआ था, तो कहाँ देखने को मिला था, तो केरल राज्य में, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे जो 19 मई, ठीक है, 19 मई 2018 को केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस रोग के फैलने की सूचना मिली थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या कहा कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो प्लेटो हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहा कि निम्न में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो कौन हो जाएंगे, तो अभिधर्म कोश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभिधर्म कोश जो कि 4 या फिर 5वीं शताब्दी सी अभिधर्म पर एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। उसके जान लीजिए यह भारतीय बौद्ध विद्वान वसुबंधु के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था ये, ठीक है। जान लीजिए कि विष्णु पुराण, इसके बारे में कुछ जानिए। देखिए हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, विष्णु पुराण। उसके बाद देखिए रघुवंशम, रघुवंशम क्या है, तो संस्कृत कवि कालिदास के द्वारा लिखित एक संस्कृत महाकाव्य है, ठीक है। उसके बाद ऋतु संहार, तो ऋतु संहार जो है आपका कालिदास के द्वारा लिखित संस्कृत में एक लघु महाकाव्य है, ठीक है। ऋतु संहार किसने लिखा है, कालिदास ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहा कि निम्न में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो हरा पौधा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अजैविक घटक होता क्या, तो अजैविक कारक पारिस्थितिक तंत्र में निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्वों को संदर्भित करता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अजैविक घटक जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी जैसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अजैविक घटक के अन्य उदाहरण जैसे कि आपका जल हो गया, सूर्य का प्रकाश, विकिरण, तापमान, नमी, वातावरण, उसके बाद पेट की गैस, मिट्टी, ये सभी आपका अजैविक घटक आएंगे, ठीक है।
उसका जैविक घटक कौन कौन से होगा, इसके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं इसमें। जैसे हरा पौधा एक उदाहरण है जैविक घटक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादक ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करता है इसमें, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहा कि 2018 में लॉन्च किया गया भारत का पहला अभिनव उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो HYSIS, ठीक है, हाइसिस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइसिस भारत का पहला अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या क्या कि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ और चीज जान लीजिए, जैसे विशिष्ट द्वैतवाद भारतीय दर्शन की एक प्रणाली वेदांत की प्रमुख शाखाओं में से एक है ये, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि विशिष्ट द्वैत प्रणाली प्राचीन होता है, सबसे है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैत दर्शन का एक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। फिर है कि रामानुजाचार्य हिंदू धर्म के भीतर की श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या क्या कि ऑपरेशन ग्रीन्स सरकारी योजना किसके लिए है। तो किसके लिए हो जाएगा, तो टॉप फसलों की आपूर्ति स्थिरीकरण, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जैसे टमाटर, प्याज, आलू ये सब के लिए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहा कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिक रिएक्टर कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो अप्सरा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अप्सरा भारत में बना पहला नाभिक रिएक्टर है। अप्सरा रिएक्टर अगस्त जो है वो 1956 में बनाया गया था, ठीक है। फिर जान लीजिए कि अप्सरा रिएक्टर का नाम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह एक अत्यधिक बहुमुखी स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर था। फिर जान लीजिए कि अप्सरा एशिया का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर भी है, ठीक है। अप्सरा को 2009 में सुधार के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहा कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। तो कौन हो जाएगा, तो प्रिटोरिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, ठीक है। 3 राजधानी कौन कौन से, देखिए एक है प्रिटोरिया, उसके बाद एक है ब्लोमफोंटेन और एक है केप टाउन है, ठीक है। उसके देखिए प्रिटोरिया दक्षिण भारत में सभी विदेशी दूतावासों की मेजबानी करता है, ठीक है। उसके बाद प्रिटोरिया की स्थापना आपका 1855 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका के कुछ और भी शहर के नाम जैसे कि डरबन हो गया, उसके बाद केप टाउन हो गया, ठीक है। ये जो दक्षिण अफ्रीका का विधायी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद डरबन दक्षिण अफ्रीका का एक तटीय शहर है जो अपने अफ्रीकी, भारतीय और औपनिवेशिक प्रभावों के लिए जाना जाता है। ब्लूमफॉन्टेन है ये दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या क्या कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर हो जाएगा, तो OECD का मुख्यालय तो आपका पेरिस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए OECD इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एक होता है रोम। रोम का मुख्यालय कहाँ, देखिए रोम क्या है, ROM, ठीक है। तो रोम जो है खाद्य और कृषि संगठन की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद जेनेवा, जेनेवा क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की राजधानी है। फिर न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का राजधानी है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये सब भी कुछ याद रखिए। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से किसी एनिमिलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो किसे नहीं किया गया है, तो प्रोटोजोआ को, ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।